नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तपन देशमुख है और एमपी जीके के 50 लेक्चर की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में और यह देखेंगे कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल कौन-कौन से जिले में स्थित है और इनका क्या महत्व है। साथ ही साथ हम इससे जुड़े हुए नदियों के विषय में भी बात करेंगे, घाटियों के विषय में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका एक ही लेक्चर में पूरा पर्वत श्रृंखला पूरी आपकी कवर हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। मध्य प्रदेश के इस नक्शे में आप आसानी से देख सकते हैं कि यह जो माउंटेन रेंज है ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है और यहाँ आप देख सकते हैं कि विंध्या माउंटेन रेंजेस है। साथ में यहाँ आपको जो कोने में दिख रहा है ये अरावली पर्वत श्रृंखला का है। इस नक्शे में अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि बीच में से यहाँ से नर्मदा नदी होके बहती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये नर्मदा और उसकी सहायक नदियां, यहाँ से नर्मदा का उद्गम स्थल यहाँ पे है। अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। आप इस टैरन को देख के समझ सकते हैं, इस भूभाग को मध्य प्रदेश के देख के समझ सकते हैं कि क्या कारण है कि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यही इसी स्थल पे सोन नदी का भी उद्गम स्थल है और ये दोनों ही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। आप टैरन देख के समझ सकते हैं, ढलानदार है, इस कारण से ही नर्मदा इधर से उधर बहती है। इसके पीछे कोई चमत्कार या और कोई कारण नहीं है, ये एक भू विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। मैं चाहता था कि आप ये ध्यान से देखें कि क्या कारण है कि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए मैंने यह नक्शा आपको दिखाया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के संबंध में अगर बात की जाए तो यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह हिस्सा मुख्यतः विंध्याचल रेंज के नाम से जाना जाता है। इसके आगे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यह भांडेर रेंज के नाम से जाना जाता है, जो भांडेर प्लेटू पे है। और इसके आगे जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है पर मैं आपको आगे के नक्शों में दिखाऊंगा। उसे कैमोर रेंजेस के नाम से जाना जाता है, कैमूर या कैमोर रेंजेस। तो आइए हम बात करते हैं, विस्तार में देखते हैं कि विंध्याचल में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं। आप इस नक्शे में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मांडव है। मांडव के अन्य नाम आनंद नगरी व शाजियाबाद है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि शाजियाबाद के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है या कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं कि मांडव है। मांडव धार जिले में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण स्थल इस नक्शे में है धर्मपुरी। धर्मपुरी के समीप एक बेट नाम का टापू है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दधीची ऋषि की यह तपोभूमि है और जब देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध विराम हुआ तब इसी स्थल पर दधीची ऋषि ने देवताओं के हथियार गला के पी लिए थे। तो यह एक और महत्वपूर्ण स्थल है, यह धार जिले में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण स्थल सूची में जानापाव है। जानापाव को परशुराम की तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ कपिल ऋषि का आश्रम भी स्थित था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि परशुराम की तपोभूमि मध्य प्रदेश में कहाँ है या कपिल ऋषि का आश्रम मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि यह जानापाव में है। जानापाव चंबल के उद्गम के लिए भी प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बता सकते हैं कि जानापाव से चंबल नदी का उद्गम होता है। इस नक्शे में एक और महत्वपूर्ण स्थल है, ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये वाचू पॉइंट है। वाचू पॉइंट पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ऊंचा शिखर है। तो आप बता सकते हैं कि वाचू पॉइंट पर्यटन स्थल है जो विंध्याचल पर्वत रेंज पे स्थित है। तो ये विंध्याचल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये जो आप तीर का निशान नीचे की ओर देख रहे हैं, यह सलकनपुर है। सलकनपुर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है और यह स्थल देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बिजासन देवी का मंदिर है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बिजासन देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सलकनपुर। इसमें एक सवाल और बन सकता है, अगर यहाँ इंदौर का अगर आप ऑप्शन दिया जाए तो इंदौर भी बिजासन देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम आगे बढ़ें इस नक्शे में तो हम देखेंगे कि रायसेन जिले में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यह जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है, यह रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो दर्जा दिया गया सेंचुरी का, ये 1976 में दिया गया और इस स्थल को 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए चुना गया था। यहाँ एक और याद रखने योग्य बात है कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ये भीमबेटका शेल्टर्स हैं, इनको यूनेस्को ने वर्ष
2003 में यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया है। तो अगर आपसे सवाल आता है कि भीमबेटका शेल्टर्स को यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया या संरक्षित मॉन्यूमेंट की तरह कब घोषित किया, तो वर्ष 2003 में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। यहाँ याद रखने योग्य बात है, यहाँ पे आपको राइनोसोरस, इंसानों की, शेरों की, हाथियों की और बहुत सारी तरह के कम्युनिकेशन की आपको इमेजेस मिलेंगी जो आदि मानवों द्वारा बनाए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह जो कलाकृतियां हैं, ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं, ये 10,000 साल से अधिक पुरानी है। 1876 में भी यहाँ खुदाई की गई थी और उसके बाद 1957 में भी एएसआई ने यहाँ पे खुदाई करी। तो ये दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं दो स्थल, जो सलकनपुर मंदिर और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। इस नक्शे में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गुडविल शिखर दिखाई देगा, गुडविल पीक, जिसे सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है और इसे कलुम्बी शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है और यह इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह गुडविल पीक, सद्भावना शिखर, कलुम्बी या कलुमर पीक है या कलुमर शिखर है। आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ जबेरा भी दिखाई देगा। जबेरा भी दमोह जिले में स्थित है और यह रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जबेरा में रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश में इस पर्वत श्रृंखला के आखिरी छोर पर। यहाँ आप जो तीर का निशान देख रहे हैं, यह अहिर गांव को इंगित करता है। अहिर गांव पन्ना जिले में स्थित है और यहाँ से केन नदी का उद्गम होता है। तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि केन नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो आप बता सकते हैं पन्ना जिले से होता है। और अगर पूछा जाए किस गांव से होता है, तो अहिर गांव से माफी चाहूंगा, केन नदी का उद्भव होता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जगह है, यह त्रिकुटा पर्वत आप देख रहे हैं इस नक्शे में। त्रिकुटा पर्वत मैयर में स्थित है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिकुटा हिल्स मैयर। त्रिकुटा पर्वत में माँ शारदा का मंदिर स्थित है और एक बार व्यापम में पूछा गया था कि इस मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस मंदिर में 1063 सीढ़ियां हैं। तो ये बात हुई त्रिकुटा पर्वत की और अहिर गांव में केन नदी के उद्गम की। यहाँ एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वह बहुत सारे पर्वतों का समूह है। यह एक संलग्न श्रृंखला नहीं है, बीच बीच में यह कहीं कहीं पे टूट भी जाती है इसकी कंटिन्यूटी। तो आप देखेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो विंध्याचल का हिस्सा है, यह यमुना नदी और सोन नदी को विभाजित करता है और उसके लिए वाटरशेड का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ से नदी जाती हुई दिख रही होगी, ये आगे जाके यूपी की तरफ ऊपर निकल जाती है और यहाँ यमुना नदी है जो इस नक्शे में आपको नहीं दिखाई दे रही है। नहीं तो अगर ऐसा होता, अगर ये बीच में ये पर्वत श्रृंखला नहीं होती, तो शायद हो सकता था कि उसका वाटरशेड अलग जगह पे बनता। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, सवाल पूछा जाता है। यह जो हिस्सा है, ये जो आप जो हिस्सा देख रहे हैं विंध्याचल का, ये सबसे पूर्वी हिस्सा है और इसे कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का बीच का हिस्सा है, उसे मैकाल के नाम से जाना जाता है, मैकाल रेंज के नाम से। और अगर हम बात करें इसकी शुरुआती हिस्से की, जो गुजरात तरफ है, तो इसे विंध्याचल रेंज के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला 3 भागों में बटी हुई है, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला विंध्याचल के बाद अब हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को अपना यह नाम 7 पर्वत श्रृंखलाओं के कारण मिला है। इनमें प्रमुख हैं राजपिपला, अरावली की पहाड़ियां जो बड़वानी में स्थित हैं, बीजागढ़, महादेव, असीरगढ़ और मैकॉल पर्वत श्रृंखला के कारण सतपुड़ा को अपना यह नाम मिला है। मैकॉल पर्वत श्रृंखला काफी बड़ी है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और यह मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर पे स्थित है। जो सतपुड़ा का जो इलाका है, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ किरार घाटी को दर्शाया गया है। यह किरार घाटी वही किरार घाटी है जिस कारण से मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का विवाद है। यह विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य है। आपको कहीं कहीं पे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और कहीं कहीं पे
3,08,245 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है। यह किरार घाटी के कारण ही है और इसी विवाद के कारण यह क्षेत्रफल अलग अलग है। आगे इस नक्शे में अमरकंटक को दर्शाया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जिसमें नर्मदा, सोन और जोहिला स्थित है। अमरकंटक में ही कबीर का चबूतरा भी स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कबीर का चबूतरा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि अमरकंटक में कबीर का चबूतरा स्थित है। यहाँ ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा इलाका है मैकॉल पर्वत श्रृंखला का, ये इलाका अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसमें है पचमढ़ी। पचमढ़ी के बाद अमरकंटक को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और उसके बाद पन्ना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यह बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का काम यूनेस्को द्वारा किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा अमरकंटक को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और ये मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा क्षेत्र है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। और यह भाग आधा मध्य प्रदेश में इस बायोस्फीयर रिजर्व का और आधा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो सतपुड़ा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पूर्वी क्षेत्र के बारे में। अगर आप सतपुड़ा की बात करें तो मैकॉल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1065 मीटर है। 1065 मीटर्स इसकी ऊंचाई है और ये अमरकंटक में स्थित है। यह क्षेत्र खनिज संपदा के मामले में भी बहुत ज्यादा रिच बताया जाता है। यहाँ कॉपर, मैंगनीज और आदि खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मैकॉल पर्वत श्रृंखला की। आइए अब हम बात करते हैं सतपुड़ा के बाकी भागों के बारे में। जैसे जैसे हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो जो अगली महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है यहाँ की, यह है महादेव पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत श्रृंखला पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसी पर्वत श्रृंखला पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है, जिसका नाम है चौरागढ़ और इसकी ऊंचाई 1326 मीटर है। यहीं पर पचमढ़ी भी स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 1067 मीटर्स है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि काली भीत के पर्वत भी यही है। काली भीत के पर्वत बैतूल जिले में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए काली भीत के पर्वत किस जिले में है, तो आप बता सकते हैं कि यह बैतूल जिले में है। तो यह सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं महादेव पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब आगे हम देखते हैं राजपीपला पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा के सबसे पश्चिमी क्षेत्र कोने की। तो सतपुड़ा का विस्तार राजपीपला गुजरात तक है। आप जिस प्रकार इस नक्शे में देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की सीमा है और ये गुजरात की सीमा है और ये महाराष्ट्र की सीमा है जो नीचे वाली है। तो आप देख सकते हैं कि राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला से लेकर बुरहानपुर तक इसका विस्तार है, बुरहानपुर दर्रे तक इसका विस्तार है। और यहाँ याद रखने योग्य बातें ये है, राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। यह अक्सर सवाल पूछा जाता है कि राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि चूलगिरी सबसे ऊंची चोटी है राजपीपला की। अब यहाँ देखने योग्य एक और बात है कि बुरहानपुर में ही असीरगढ़ का किला स्थित है। असीरगढ़ के किले को फारूकी शासकों ने बनवाया था और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है याद रखने योग्य कि इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आप हम ध्यान रखिएगा कि दक्षिण का प्रवेश द्वार, अगर आपसे सवाल पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ को कहा जाता है, या सॉरी माफी चाहूंगा, बुरहानपुर को कहा जाता है। और यहीं पे नीचे ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं नीचे ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं और यहीं से पूर्णा नदी का उद्गम होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि पूर्णा नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं याद रखने योग्य: चूलगिरी, असीरगढ़, बुरहानपुर, दक्षिण का प्रवेश द्वार और पूर्णा नदी का उद्गम। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियां इस प्रकार हैं: गिद्धराज पर्वत जो बिजूरी गांव अनूपपुर में स्थित है। फिर मालवा की सबसे ऊंची चोटी जो है सिगार पर्वत जो इंदौर में स्थित है, इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। फिर बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण चोटी, सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है जो 1172 मीटर ऊंची है। इसके बाद मध्य प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण पर्वत है गोपाचल पर्वत।
गोपाचल पर्वत ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर का किला इसी पर्वत पे बना हुआ है। इसके बाद अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में 5 महत्वपूर्ण हिल्स हैं या पहाड़ियां हैं। इसमें अरेरा हिल्स, शामला हिल्स जहां मुख्यमंत्री निवास है, नावरी हिल्स, ईदगाह हिल्स और कटारा हिल्स प्रमुख हैं। तो यह सवाल शायद एक बार पूछ लिया गया था कि भोपाल की महत्वपूर्ण पहाड़ियां कौन सी हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि अरेरा हिल्स, शामला हिल्स, नावरी हिल्स, ईदगाह हिल्स और कटारा हिल्स भोपाल की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। इसमें से मुख्यमंत्री का निवास शामला हिल्स पे है। यह शामला हिल्स की कोठी, जिसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री निवास करते हैं, यह वॉरेन एंडरसन द्वारा खरीदी गई थी, जिसकी कीमत लगभग कुछ 7 लाख रुपए के आसपास थी उस दौर में। और वॉरेन एंडरसन के भारत छोड़ के चले जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राजसात कर लिया और इसका उपयोग करने लगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में। आशा करता हूं कि आपके लिए जानकारी लाभदायी सिद्ध होगी और आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी लाभदायी लगती है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।